बोलना नहीं चाहिए बट थोड़ा सा ना ऊब गया था कि वही टेलीविजन पे जिस तरह के डेली सोप्स के ऑफर आ रहे थे हर दूसरे शो के लिए। मतलब मैंने पिछले 2 साल में कम से कम 20 से 25 बड़े शोज मना किए, क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज थोड़ी सी वेब पे, फिल्म पे, थोड़े थिएटर पे, थोड़ा जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया था उस पर फोकस करना चाह रहा हूँ। कभी आपके दिमाग में एज एन एक्टर ये डर रहा कि कहीं मैं एक ही तरह का काम करके टाइपकास्ट ना हो जाऊं, कि भाई इसको हिस्टोरिकल शोज ही दो, माइथोलॉजिकल शोज ही मिले? आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड। मतलब ये मैं इसके लिए अपने आप को बिल्कुल क्रेडिट नहीं दूंगा। ये आई थिंक सितारे, हॉरोस्कोप, स्टार्स, लोगों का प्यार या विश्वास के मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते गए। 6 महीने पहले मैंने आउट एंड आउट एकदम गंदा लीचड़ यूपी का प्यून नेगेटिव रोल लक्ष्मी घराई में किया, ठीक है। और अभी इनसाइड एज में एकदम गंदा स्लीजी प्रोड्यूसर, और अब एकदम दैवत्य वाला कैरेक्टर चैतन्य महाप्रभु कर रहा हूँ। डेली सोप्स पहले क्या होते थे कि 3 या 4 कैमरे पे शूट होते थे, ज्यादातर स्टूडियो में शूटिंग होती थी, जो जैसे दूरदर्शन पे सीपीसी का काम होता था। टेक्नोलॉजी अलग होती थी। और जो वीकली शोज होते थे, वीकली शोज में भी हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, फैंटेसी वाले होते थे, और कुछ फैमिली ड्रामा होते, या फिर कुछ जनरल इश्यूज पे शोज होते थे। टेलीविजन की टेक्निक चेंज हुई है, लाइटिंग पैटर्न चेंज हुए हैं, कैमरास चेंज हुए हैं। पहले लो बैंड से, हाई बैंड से, बीटा से, डिजिटल से, अब सारा आप सारे टीवी शोज फिल्म कैमरे पे शूट हो रहे हैं। फिल्म हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डिजिटल। जितनी नेगेटिव कंपनीज थी जो नेगेटिव बनाती थी, चाहे वो और वो हो, चाहे वो कोडैक हो, सब बंद हो चुकी है। तो हम कहते हैं ना, शेल्फ लाइफ जो फिल्म और वेब की बन रही है ना, वो शेल्फ लाइफ टीवी की बनना बहुत जरूरी है। पहले के जमाने में लोग बहुत तैयारी करके आते थे, स्पेशली एक्टर्स। ट्रेनिंग अच्छी होती थी। आज की डेट में सोशल मीडिया, फैन फॉलोइंग की वजह से काफी कास्टिंग हो रही है। हमारी जो घिसाई हुई है ना, जिस तरह से जो रगड़ाई हुई है, उस रगड़ाई की वजह से आज तक टिके हुए हैं। तो मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि हाँ, ये इस घिसाई की वजह से हमारी जर्नी लंबी रही है, एंड वी बीन एबल टू सस्टेन। आज पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में हमारे खास मेहमान एक ऐसे वर्सेटाइल एक्टर हैं जिन्होंने अपने करियर की शुरुआत हिंदुस्तान के सबसे पहले सोप ओपेरा शांति में काम करके की, और तब से लेके आज तक हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, मराठी में ये लगभग 150 से ज्यादा फिल्मों और सीरियल्स में काम कर चुके हैं। और इतना कमाल का काम इन्होंने किया है कि आज इनकी आवाज और इनका चेहरा ही इनकी पहचान बनी है। मैं बात कर रही हूँ द वेरी टैलेंटेड वर्सेटाइल एक्टर अमित बहल की, जिनसे ढेर सारी बातें हम करने वाले हैं। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अमित, बहुत बहुत आपका पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स में स्वागत है। धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए, एंड आई एम ऑनर्ड। वी आर ऑल्सो ऑनर्ड, क्योंकि आप जैसे वर्सेटाइल एक्टर से आज बात करने का मौका मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं जो रिसेंट आपका सीरियल अभी शुरू हुआ है, ब्रिज के गोपाल, उसके बारे में बात करती हूँ। चैतन्य महाप्रभु का कैरेक्टर आप प्ले कर रहे हैं, और उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, या उनके बारे में बहुत कम इस तरह से आया है सामने। सो सीरियल में आप ऐसा काम कर रहे हैं, तो किस तरह का अनुभव रहा? दरअसल क्या हुआ कि जब ये शो मेरे पास आया था दिसंबर के महीने में, और मैं मना करता गया, क्योंकि जो लास्ट शो मैंने किया था लक्ष्मी का राई, जो लॉकडाउन के दौरान था, जो 3.5 महीने में स्टार भारत पे आया था, जो काफी देर चला नहीं था, लेकिन मेहनत बहुत की थी हम सभी ने। और मैं थोड़ा सा बोलना नहीं चाहिए बट थोड़ा सा ना ऊब गया था कि वही टेलीविजन पे जिस तरह के डेली सोप्स के ऑफर आ रहे थे हर दूसरे शो के लिए। मतलब मैंने पिछले 2 साल में कम से कम 20 से 25 बड़े शोज मना किए, क्योंकि मैं अपनी एनर्जीज थोड़ी सी वेब पे, फिल्म पे, थोड़े थिएटर पे, थोड़ा जो प्रोडक्शन स्टार्ट किया था उस पर फोकस करना चाह रहा हूँ। अब दिसंबर से ये लोग शुरू हुए, और कम से कम 10-12 बार मैंने ये मना किया होगा। एक लालच था, सिर्फ यही लालच था कि चैतन्य महाप्रभु करना है जी। तो वो और कहते हैं ना कि शायद ऊपर वाले ने ये डिसाइड कर ही लिया था कि मैं ये कैरेक्टर करूं, क्योंकि बार बार हर 15-20 दिन बाद उनके एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर या कास्टिंग डायरेक्टर या क्रिएटिव का कोई फोन आता था, और मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं आई थिंक भगवान कृष्ण ही चाहते कि मैं ये शो करूं। और फिर फाइनली मैंने इस शो को हाँ कहा, क्रिएटिव्स और राइटर्स के साथ जब मीटिंग की, और जब इनका मैंने प्लान समझा, और जिस तरह से इस शो को ये लोग ला रहे हैं। एक तो ये है कि
चैतन्य महाप्रभु हिंदी टेलीविजन पे आज तक मतलब दिखाया नहीं गया, बिकॉज हम जानते हैं जिन लोगों ने पौराणिक कथाएं पढ़ी हुई है, जो लोग हिस्ट्री से या इतिहास से रुचि रखते हैं, तो वो उनको जानते हैं। खास तौर से नॉर्थ ईस्ट में और बंगाल में तो चैतन्य महाप्रभु को बहुत बड़े लेवल पर पूजा जाता है। और इस्कॉन, जो इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हरे राम हरे कृष्णा वाले लोग हैं, उनके लिए वो कहते हैं कि जो इनके फाउंडर हैं स्वामी प्रभुपाद, वो चैतन्य महाप्रभु का ही इनकारनेशन थे, उनका ही एक रूप है। अब ये है कि एक तो जिम्मेदारी है, दूसरा ये है कि दंगल क्योंकि फ्री टू एयर चैनल है और इसकी व्यूअरशिप भी बढ़ गई है पिछले 2.5-3 सालों में, तो जब मैंने हाँ कहा इसको, तो उसके बारे में फिर मैं फ्लैशबैक में गया और मैंने इस्कॉन वालों के डांस ड्रामा कुछ करीबन 10-12 साल पहले एक जन्माष्टमी के दौरान चैतन्य महाप्रभु की भूमिका निभाई थी। करीबन इस बात को भी 15 साल हो गए। okay. और जन्माष्टमी के दौरान जब इनके डांस ड्रामास होते हैं इस्कॉन, तो तब, लेकिन उसमें क्या था, क्योंकि डांस ड्रामा में था तो कैरेक्टर उस लेवल पर इसको आप खेल नहीं पाए थे। फिर पढ़ा इनके बारे में बहुत सारा, कुछ वीडियोस देखे इस्कॉन मूवमेंट के। अब हम जानते हैं कि राधा और कृष्ण दोनों चैतन्य में समाये हुए। भक्ति मूवमेंट जो 15th सेंचुरी में, जब हम रेनेसां मूवमेंट की बात करते हैं, या जो भक्ति मूवमेंट इंडिया में स्टार्ट हुई थी, जब हम संत तुकाराम या नरसिंह मेहता या फिर चैतन्य महाप्रभु और पंजाब में, हरियाणा में जब भक्ति मूवमेंट की शुरुआत हुई थी 15th-16th सेंचुरी में, विच इज एक्चुअली द फाउंडिंग ऑफ द सूफी मूवमेंट। तो चैतन्य से बड़ा सूफी तो कोई नहीं है, क्योंकि जब भी उसके साथ कभी बुरा हुआ तो उसने कहा कि प्रभु कृष्ण हमेशा उसकी रक्षा करेंगे। और प्रभु कृष्ण की खोज में, उसके दर्शन की तलाश में चैतन्य ने अपनी पूरी जिंदगी काट ली, इसलिए उनकी रेवरेंस इतनी ज्यादा होती है। किसी के खिलाफ उन्होंने एक शब्द नहीं कहा। और राधा और कृष्ण के प्रेम में, उनकी भक्ति में इस तरह से मग्न रहे कि अपना सुध-बुध खो के वो जिए। और यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या था कि क्योंकि दुनिया में इतनी बुराइयां हो रही हैं, चैतन्य महाप्रभु अपनी प्रभु की खोज में वृंदावन तक पहुंच चुके हैं, चैतन्य महाप्रभु के साथ भी बुरा हो रहा है, तो ये सब देख के प्रभु एक साधारण ग्वाले का रूप लेकर उसी गांव में आके रहते हैं। तो जहां पर एक भक्ति वाला बात है, वहां पर गोपाल जो ग्वाला है, जो ह्यूमन फॉर्म में आ गया है, उसके साथ इसकी नोकझोंक है। क्योंकि जब भी चैतन्य अपने प्रभु गोपाल को पुकारते हैं तो गोपाल वहां आ जाता है, और फिर उसके साथ हल्की सी नोकझोंक है। और ये नोकझोंक, और फिर उसके और राधा जी के साथ उनकी अलग नोकझोंक है। और साथ में ये कैरेक्टर में चौपाइयां बहुत सारी हैं, इसमें भजन बहुत सारे हैं। तो मैंने रियलाइज नहीं किया था, लेकिन ये बहुत साल बाद लग रहा है कि चलो भाई, आई एम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, और काफी मेहनत करके एक मतलब ये मेहनत का काम हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं वही सोच रही थी कि जब आप कोई माइथोलॉजिकल कैरेक्टर प्ले करते हैं या कोई ऐसा कैरेक्टर प्ले करते हैं जो असल जिंदगी में था, तो उस रोल की प्रिपरेशन की जिम्मेदारी बहुत होती होगी ना? बहुत ज्यादा हो जाती, क्योंकि अब जैसे मैंने धर्मक्षेत्र जो एपिक चैनल पे और नेटफ्लिक्स पे आता है, उसमें द्रोणाचार्य किया था, अमात्य राक्षस कर चुका हूँ, चाणक्य कर चुका हूँ, आचार्य विद्यारण्य कर चुका हूँ, आचार्य स्थूलीभद्र कर चुका हूँ, 3.5-4 साल मैंने औरंगजेब किया है। तो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स इतने किए हुए मैंने। तो अब लेकिन चैतन्य महाप्रभु, चूंकि उनकी एक फैन फॉलोइंग, हम जिसको हम कहते हैं, एक ब्लाइंड फॉलोइंग है, तो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर की पॉजिटिविटी और उसका जो दैवत्व है, उसको बरकरार रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हो जाती है। एंड येट नॉट टू मेक इट बोरिंग, क्योंकि आज की डेट में ऑडियंस को बड़ा बोरिंग लग जाता है कि ये मतलब ज्यादा प्रवचन आप अगर दो, ज्यादा भाषणबाजी करो, क्योंकि न्यूज चैनल्स तो भरे हुए उससे। तो उसके अलावा अगर आप, और धार्मिक चैनल्स भी हैं, तो जब आप एक जनरल एंटरटेनमेंट चैनल पर इस तरह का शो लाते हैं और इस तरह का कैरेक्टर, तो यू हैव टू मेक इट इंटरेस्टिंग ऑल्सो। प्लस इस कैरेक्टर की जो हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस है और जो कैरेक्टर था, उसके साथ भी ज्यादा आप छेड़खानी नहीं कर सकते, थोड़ा सा टफ हो जाता है। और बट वो टफनेस ही एक अलग चैलेंज है, नहीं तो फिर नॉर्मल किरदार तो आप वैसे भी कर लेते हैं, उसमें कोई ज्यादा चैलेंज होता नहीं। करेक्ट करेक्ट। बट जैसे आपने खुद जिक्र किया, काफी हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स आपने प्ले किए हैं, ऐसे में अमित, एज एन एक्टर,
आप टाइपकास्ट नहीं हुए, राइट? आपने और बहुत सारे सीरियल्स में काम किया है जहां अलग अलग तरह के वैरायटी ऑफ रोल्स आपने दिए, फिल्मों में दिए। सो कभी आपके दिमाग में एज एन एक्टर ये डर रहा कि कहीं मैं एक ही तरह का काम करके टाइपकास्ट ना हो जाऊं, कि भाई इसको हिस्टोरिकल शोज ही दो, माइथोलॉजिकल शोज ही मिले? मेरा पहला शो जो आपने जिक्र किया था वो सुपर हिट था, जो जी जिसमें मैं बिल्कुल। रिपोर्टर बना था। उसके बाद जिसमें एब्सोल्यूट पॉजिटिव रोल था। उसके बाद गीता रहस्य किया, राज कहानी किया, इंतकाम सिंहासन जो हिस्टोरिकल कैरेक्टर्स थे, युग में भी हिस्टोरिकल कैरेक्टर किया, कोरा कागज में मॉडर्न डे नेगेटिव कैरेक्टर किया, खिलाड़ी में फुटबॉलर का रोल किया। तो आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड। मतलब ये मैं इसके लिए अपने आप को बिल्कुल क्रेडिट नहीं दूंगा। ये आई थिंक सितारे, हॉरोस्कोप, स्टार्स, लोगों का प्यार या विश्वास के मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते गए। अभी 6 महीने पहले मैंने आउट एंड आउट एकदम गंदा लीचड़ यूपी का प्यून नेगेटिव रोल लक्ष्मी घराई में किया, ठीक है। और अभी इनसाइड एज में एकदम गंदा स्लीजी प्रोड्यूसर, और अब एकदम दैवत्य वाला कैरेक्टर चैतन्य महाप्रभु कर रहा हूँ। उससे पहले 3 साल औरंगजेब किया स्वराज्य रक्षक संभाजी पे, जिसको लोग मतलब आज भी लोग उसके मीम्स बना के उसको घृणा करते हैं। तो अब आई थिंक आई हैव बीन ब्लेस्ड कि मुझे मैं टाइपकास्ट नहीं हुआ हूँ, और मुझे अलग अलग रोल्स मिलते गए। और ये तो दर्शकों ने मेरे काम को सराहा, लोगों के मुझे वैरायटी करने का मौका मिला। क्योंकि बिल्कुल। इसलिए आई थिंक इट्स जो मेकर्स हैं, जो राइटर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं और ऑडियंस है, उन्होंने मुझे अलग अलग कैरेक्टर्स में एक्सेप्ट किया। तो इसीलिए मतलब द जर्नी इज ऑन। यस करेक्ट, एंड ऑन ही रहे बाय गॉड्स ग्रेस। बट जैसे हम शांति की बात कर रहे हैं, उस वक्त एक क्रेज हो चुका था क्योंकि वो पहला सोप ओपेरा हिंदुस्तान को दिया गया था, एंड पीपल फेल इन लव विद एवरी कैरेक्टर। आज भी उन एक्टर्स को उनके कैरेक्टर्स जो शांति में उन्होंने प्ले किए थे उससे याद करते हैं। तब से लेके अमित, आज की अगर हम बात करें, ब्रिज के गोपाल, इस बीच के दौरान जितना आपने काम किया है, कितना फर्क आप देखते हैं? बहुत फर्क है। मतलब मैंने टेलीविजन को जितना चेंज होते हुए देखा, इट्स इट्स सरप्राइजिंग। क्योंकि पहले डेली सोप्स, चाहे वो शांति हो, चाहे स्वाभिमान हो, चाहे वक्त की रफ्तार हो, उससे पहले हम लोग था, या फिर युग बुनियाद। हो। जी। नहीं, जब हम सोप्स की बात करते हैं, जैसे बुनियाद, तमस, भारत एक खोज, चाणक्य, ये मैग्नम शोज थे। करेक्ट। डेली डेली सोप्स पहले क्या होते थे कि 3 या 4 कैमरे पे शूट होते थे, ज्यादातर स्टूडियो में शूटिंग होती थी, जो जैसे दूरदर्शन पे सीपीसी का काम हाँ होता हाँ। था। टेक्नोलॉजी अलग होती थी। और जो वीकली शोज होते थे, वीकली शोज में भी हिस्टोरिकल, माइथोलॉजिकल, फैंटेसी वाले होते थे, और कुछ फैमिली ड्रामास होते थे, या फिर कुछ जनरल इश्यूज पे शोज होते थे। टेलीविजन की टेक्निक चेंज हुई है, लाइटिंग पैटर्न चेंज हुए हैं, कैमरास चेंज हुए हैं। पहले लो बैंड से, हाई बैंड से, बीटा से, डिजिटल से, अब सारा आप सारे टीवी शोज फिल्म कैमरे पे शूट हो रहे हैं। फिल्म हैज बीन रिप्लेस्ड बाय डिजिटल। जितनी नेगेटिव कंपनीज थी जो नेगेटिव बनाती थी, चाहे वो ऑर्वो हो, चाहे वो कोडैक हो, सब बंद हो चुकी हैं। डेली सोप्स में भी सिंगल कैमरा टेक्निक आ गई है, विच मीन्स एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो गई है। टेक्नोलॉजी बहुत सॉलिड हो गई है, कंपटीशन बहुत सॉलिड हो गया है। पहले जब हमने शांति की शुरुआत की थी, या चंद्रकांता की हम बात करते हैं, तो रेटिंग आती थी 16, 17, 18, 25, 30, 40। आज की डेट में अगर एक शो की रेटिंग 3.5, 4 हो गई, शो इट इज इनक्रेडिबल। मतलब द शो इज द सुपर डुपर हिट, है ना। मतलब जब बीच में महादेव की रेटिंग कुछ 10-12 हो गई थी, तो चैनल ही हिल गया था। अरे 10-12 की रेटिंग, तारक मेहता की रेटिंग बीच में 7-8 की हो गई थी, तो सब हिल गए थे, ये क्या हो रहा है। सो रेटिंग पैटर्न्स हैव चेंज, टेक्नोलॉजी हैज चेंज्ड, और एक्टिंग पैटर्न वही रहा है। लेकिन ऑनेस्टली मैं कहूँ ना, जितनी मेहनत हम टीवी में करते हैं, चाहे वो आर्टिस्ट हो, राइटर हो, प्रोड्यूसर हो, टेक्नीशियन हो, जी। जब हम शो देखते हैं ना, वो 22 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं। और जिसको हम कहते हैं ना शेल्फ लाइफ, जो फिल्म और वेब की बन रही है ना, वो शेल्फ लाइफ टीवी की बनना बहुत जरूरी है। और इसीलिए एक परफॉर्मर या एक राइटर को ना उसका ड्यू क्रेडिट इसीलिए क्यों नहीं मिल पाता है, क्योंकि वो एपिसोड आया और निकल गया। मेहनत टीवी वाले फिल्म वालों से डबल करते हैं। चूंकि टेलीकास्ट हर रोज का है, ब्रिज के गोपाल इतना बड़ा फॉर्मेट है, फिर भी हम मंडे टू सैटरडे को टेलीकास्ट कर रहे हैं, जिसमें स्पेशल इफेक्ट्स भी हैं, गाने भी हैं, चौपाइयां भी हैं, मतलब ग्राफिक्स है। तो मैंने तो बहुत चेंजेस बहुत देखे हैं। हाँ,
एक और चेंजेस ये देख पहले के, पहले के जमाने में लोग बहुत तैयारी करके आते थे, स्पेशली एक्टर्स, ट्रेनिंग अच्छी होती थी। आज की डेट में सोशल मीडिया फैन फॉलोइंग की वजह से काफी कास्टिंग हो रही है, इसमें से भी कुछ अच्छे कलाकार निकले हैं जी। बट जो जो शेल्फ लाइफ, जैसे आपने बताया कि भाई एक्टर्स, चाहे वो मैं हूँ या आशुतोष राणा हो या मनोज बाजपेयी हो या कुमुद मिश्रा हो या हर्ष छाया हो या शेफाली हो या मंदिरा या रेणुका शाहने या यतिन कारेकर, हम लोग ने ना हमारी जो घिसाई हुई है ना, जिस तरह से जो रगड़ाई हुई है, उस रगड़ाई की वजह से आज तक टिके हुए हैं। तो मुझे सिर्फ ये लग रहा है कि हाँ, ये इस घिसाई की वजह से हमारी जर्नी लंबी रही है एंड वी बीन एबल टू सस्टेन, क्योंकि हमने ये सारे चेंजेस को अडेप्ट किया है जी। मतलब मैं तो बहुत छोटा मुंह बड़ी बात है, अगर हम मिस्टर अमिताभ बच्चन को देखें जिन्होंने सारे फॉर्मेट्स पे काम किया है, उन्होंने कितने चेंजेस देखे होंगे, इनक्रेडिबल। मतलब फॉर एक इंस्टीट्यूशन है, उन्होंने तो ब्लैक एंड व्हाइट से स्टार्ट किया था और वेब भी कर रहे हैं, फिल्म भी कर रहे हैं, इंटरनेशनल काम भी कर रहे हैं, टीवी शो भी होस्ट कर रहे हैं, रेडियो पे भी कर रहे हैं। सो टेक्नोलॉजी इज चेंजिंग, पैटर्न्स आर चेंजिंग, यू जस्ट हैव टू बी विद द टाइम्स कि भाई जो और इन यू नो वो कहते हैं कि इन रोम डोंट डू एज द रोमन्स डू बेटर देन देम। ओके, बट इस जर्नी में आपने बहुत सारे कैरेक्टर्स प्ले किए, बहुत सारे यादगार कैरेक्टर्स हैं आपकी एज एन एक्टर बकेट लिस्ट में अभी कुछ है, सम प्रोजेक्ट, सम कैरेक्टर कि यार ये करना है? मुझे लगता है कि अभी भी फिल्म में एक आज वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कैरेक्टर मुझे करना जरूरी है, बिकॉज लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि जब अमरीश जी चले गए उनके बाद कि अमित तू अमरीश जी का एक अच्छा रिप्लेसमेंट है, तो मैं कहता हूँ बहुत बड़े कलाकार थे, जस्ट बिकॉज आई एम बॉल्ड और मेरी आवाज में बैरिटोन में बेस है, चूंकि मैं उस तरह का परफॉर्म करता हूँ तो मैं, लेकिन हाँ मैं भी चाहता हूँ कि जैसे अमरीश जी को भी अपनी लाइफ में बहुत लेट ब्रेक मिला था, अराउंड 48-49 when he got a big. So I still think कि बकेट लिस्ट में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और ये कैरेक्टर्स तब जस्टिफाई हो, ये तब मिले क्योंकि आज की डेट में जब ऐसे राजमौली या इस तरह के लोग जब हिस्ट्री को अटेम्प्ट कर रहे हैं विद फैंटेसी, और हमारे जैसे परफॉर्मर्स जो इसमें अडेप्ट हैं, जब ओम राउत ने तानाजी बनाई है या फिर रविचंद्र मुखी आ रही है या फिर RR राकेश, इस तरह के जब हमको व्हेन पीपल विल नोटिस अस इन दीज रोल्स देन वी विल गेट बेटर, बिकॉज टीवी में तो हम कर ही रहे हैं ये काम। करेक्ट। और टीवी में अपनी फैन फॉलोइंग और बार बार काम करके आप अपना एग्जिस्टेंस जस्टिफाई तो कर ही रहे हैं, बट आई एम स्टिल बकेट लिस्ट में बहुत कुछ है और मतलब आई वुड हैव बीन, मतलब कुछ ऐसे मौके भी हुए बड़े बड़ी फिल्मों में जब निवाला यहाँ तक आया है और शायद मैंने उस निवाले पे ध्यान नहीं दिया या अपने आप स्लिप हो गया और वो रोल्स मेरे हाथ से चले गए, बट इट्स ओके। वो एक कहावत है कि एन एक्टर हैज टू बी एट द करेक्ट प्लेस एट द करेक्ट टाइम, तो मे बी आई टुक समबडीज प्लेस, समबडी एल्स टुक माय प्लेस। सो आई एम बकेट लिस्ट में तो बहुत कैरेक्टर्स हैं एंड द डे आई फील कि मेरी बकेट लिस्ट फुल हो गई है, आई थिंक एक कलाकार बतौर मैंने अपने आप को खत्म कर दिया होगा, चाहे वो मैं हूँ या फिर नसीर भाई हो या पंकज कपूर हो या परेश भाई हो या मिस्टर बच्चन हो या मनोज हो या नवाज हो। हमारी बकेट लिस्ट कभी कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि वो भूख टू कीप ऑन डूइंग बेटर कैरेक्टर्स एंड डूइंग बेटर आफ्टर एवरी शो और आफ्टर एवरी फिल्म और आफ्टर एवरी वेब सीरीज, वो जब तक बरकरार नहीं रहेगी तो एज अ कलाकार आप खत्म हो जाते हैं। करेक्ट। एंड एज एन ऑडियंस हमारी भी भूख आपको अलग अलग वर्सेटाइल रोल्स करने की कभी खत्म नहीं होगी देखते हुए, बट आई रियली होप एंड प्रे कि आपने जितने बकेट लिस्ट में आपके रोल्स हैं वो आपको मिलते जाएं और निवाला सिर्फ मुंह में नहीं आए बल्कि एक्चुअली आपको वो मिले भी। यू आर ऑलवेज एट द राइट टाइम doing the right thing, you know, so thank you so much for this interview, for your lovely time. Thank you. Thank you. I wish you all the success. Thank you so much. Thank you so much.